जय हिंद मित्रों। एक ऐसा प्रेम जहाँ कोई बंधन न हो और जो बिना किसी शर्त के हो, अर्थात बिना शर्त वाली प्रेम या अनकंडीशनल लव। और इस तरह के प्रेम का सबसे अच्छा उदाहरण सारस पक्षी के जोड़े होते हैं, जिन्हें आदर्श प्रेम, समर्पण और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और इसीलिए इस पक्षी को पेयर ऑफ लाइफ या जिंदगी भर का जोड़ा भी कहा जाता है, जिसका जीता जागता प्रमाण अभी कुछ महीने पहले हम सभी को देखने को मिला, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सारस पक्षी और एक इंसान का प्रेम काफ़ी चर्चा में था। मित्रों, सारस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह अपने साथी के प्रति काफ़ी वफादार होता है और किन्हीं कारणों से सारस के जोड़े में से किसी एक सारस की यदि मृत्यु हो जाए तो दूसरा साथी उसके बिना नहीं रह पाता है और उसके वियोग में तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग देता है। मित्रों, क्या आपको लगता है कि यह सच है, या आपने इस सच्चाई को कभी जानने की कोशिश किया है? क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? और आधुनिक वैज्ञानिकों की शोध इस विषय पर क्या कहते हैं? मित्रों, विश्वास करिए, इस पक्षी की अद्भुत प्रेमालाप व्यवहार की वैज्ञानिक सच्चाई को जानकर आप अचंभित रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और इस मजेदार वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना तो आप रह ही नहीं सकते हैं, तो अंत तक बनी रहिए मेरे साथ। भारत में सारस को क्रौंच के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य के प्रथम श्लोक का श्रेय सारस पक्षी को ही जाता है। जब एक बहेलिये ने महर्षि वाल्मीकि के सामने ही कामातु सारस पक्षी के जोड़े को अपनी बाणों से मार दिया, तब क्रोधित महर्षि वाल्मीकि के मुख से बहेलिये के लिए श्राप के रूप में एक श्लोक निकला, जो संस्कृत भाषा और रामायण महाकाव्य का प्रथम श्लोक बना। और इस प्रकार सारस के जोड़े को आदिकाल से ही हमारे भारतीय संस्कृति में शाश्वत प्रेम, समर्पण और सौभाग्यदायी पक्षी के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि जीवन साथी के प्रति सारस पक्षी की अद्वितीय विश्वसनीयता, निष्ठा और एक पल के लिए भी अपने साथी से दूर न रहने वाली प्रवृत्ति इसको अन्य पक्षियों से अलग एवं विशेष बनाता है। यह पक्षी हम मनुष्यों की भांति बोल तो नहीं सकता, लेकिन प्रेम की गहरी समझ और आत्मानुभूति, लगाव, चिंता तथा तनाव जैसी भावनाओं की अभिव्यक्ति बखूबी करता है। निश्चल प्रेम की प्रतिमूर्ति सारस पक्षी की पहचान विश्व में उड़ने वाले सबसे बड़े पक्षी के रूप में है। वैसे सारस भी टिटिहरी की ही तरह एक ग्राउंड डिवेलिंग बर्ड है, अर्थात जमीन पर जीवन यापन करने वाली चिड़िया है। टिटिहरी अर्थात रेड वाटर लैपूइंग की ही तरह सारस भी आसमान में उड़ तो सकता है, लेकिन पेड़ों पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि इन पक्षियों के पैरों में अंगुलियों का विन्यास इस ढंग से होता है कि ये पेड़ों की शाखाओं या बिजली के तारों पर बैठते समय ये पैरों से अपनी पकड़ नहीं बना पाते हैं, क्योंकि अन्य पक्षियों की भांति इनके भी पैरों में आगे की तरफ 3 अंगुलियां होती हैं, जो सामान्य होती है, जबकि अन्य पक्षियों के विपरीत इनके पीछे की तरफ 1 अंगुली होती है, जो अल्प विकसित और छोटी होती है। और इसी कारण ये अपने पैरों से पीछे की तरफ से पकड़ नहीं बना पाते हैं। और इस प्रकार चाहे टिटिहरी हो या सारस, इनको आज तक ना तो पेड़ों पर बैठते हुए देखा गया है और ना ही घोंसला बनाते हुए देखा गया है। सारस पक्षी जंतु जगत के कार्डेटा संघ के पक्षी वर्ग के ग्रुइफॉर्मिस गण के अंतर्गत ग्रुइडी परिवार का एक सदस्य है, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम ग्रुस एंटिगोनी है, जहां ग्रुस इसके वंश का नाम है तथा एंटिगोनी इसकी जाति का नाम है। भारत में ग्रुस एंटिगोनी प्रजाति के ही सारस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये यहाँ के अस्थायी और प्रवासी पक्षी होते हैं। भारतीय सारस, जो कभी मध्य तथा उत्तरी भारत के साथ साथ नेपाल और पाकिस्तान में भी पाए जाते थे, लेकिन अब स्थिति यह है कि अब ये केवल भारत तक ही सीमित होकर रह गए हैं, अर्थात भारतीय सारस भारत के पड़ोसी देशों से लगभग गायब हो चुके हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है, भारत में भी सारस की 80% आबादी केवल उत्तर प्रदेश में निवास करती है और इसी कारण भारतीय सारस, जिसे ग्रुस एंटिगोनी भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बना, जिसको आप उत्तर प्रदेश के धान के खेतों में आसानी से देख सकते हैं। इतनी घनी आबादी और सघन खेती वाला यह उत्तर प्रदेश कैसे सारस के लिए अभी तक एक आदर्श घर बना हुआ है, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख नदियां तथा उसकी सहायक नदियां हैं, जो इस प्रदेश को प्राकृतिक रूप से अच्छी तरह से सींचती हैं और ये जलमार्ग लगातार प्रदेश के आर्द्र भूमियों या वेटलैंड को
ताज़ा तथा संरक्षित करते हैं और इन्हीं अनुकूल परिस्थितियों ने उत्तर प्रदेश को सारस पक्षी के लिए एक आदर्श घर बनाया है। मतलब वेटलैंड एरिया या आर्द्र भूमि या नमी या दलदली भूमि वाला क्षेत्र जहां होगा, वही क्षेत्र सारस पक्षी के लिए उपयुक्त घर होगा। फिलहाल हम सभी के लिए दुख और चिंता की बात यह है कि अब हमारे उत्तर प्रदेश में भी सारस पक्षी की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। इसका कारण भी आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, इसका कारण यह है कि सारस के निवास स्थान या आर्द्र भूमि या वेटलैंड एरिया का तेजी से सिकुड़ना या समाप्त होना है। और वेटलैंड एरिया के समाप्त होने का मुख्य कारण विकासात्मक गतिविधियां जैसे एक्सप्रेसवे का निर्माण तथा खेती लायक भूमि का आवास या औद्योगिक क्षेत्र में बदलना। एक्सप्रेसवे जो किसी देश के लिए आर्थिक प्रगति के सूचक माने जाते हैं और अकेले उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिकतम संख्या में एक्सप्रेसवे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इन एक्सप्रेसवे के निर्माण में कितनी भारी संख्या में वेटलैंड एरिया नष्ट हुए होंगे। इसके अतिरिक्त वातावरणीय परिवर्तन, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, खेतों में हाई वोल्टेज बिजली के नंगे तार तथा कृषि का मशीनीकरण और शिकारी जंतुओं तथा खुद मनुष्यों के द्वारा सारस के साथ साथ उसके अंडे तथा बच्चों का शिकार भी सारस की संख्या में तेजी से गिरावट के संभावित कारण हैं। इन सब कारणों की वजह से सारस के जीवन पर इतना आश्चर्यजनक और बुरा प्रभाव पड़ा है कि यह पक्षी अब ऐसे ऐसे व्यवहार कर रहा है जिसको आगे की वीडियो में देखकर आप दुखी हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पूरे विश्व भर में सारस की 15 प्रजातियां पाई जाती हैं। वैसे सारस पक्षी की ज्यादातर प्रजातियां प्रवासी होते हैं। मतलब सारस की ज्यादातर प्रजातियां प्रजनन जिस भौगोलिक क्षेत्र में करते हैं वहां ठंडक के दिनों में वे नहीं रहते हैं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्रों में चले जाते हैं जहां ठंडक कम पड़ता हो। लेकिन भारतीय सारस या ग्रूस एंटिगोनी प्रवासी पक्षी नहीं होता है, अर्थात यह नॉन माइग्रेटिंग बर्ड है जो एक ही तरह के भौगोलिक क्षेत्र में रहना पसंद करता है और किसी भी मौसम में यह अपने निवास स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाता है। वैसे ठंडक के दिनों में भारत में भी सारस की कुछ प्रजातियां प्रवास पर आती हैं, जिसमें से एक साइबेरियन क्रेन भी था जो कभी ठंडक के दिनों में रूस की साइबेरिया से उड़कर हमारे यहाँ मुख्यतः राजस्थान में आते थे। फिलहाल यह पक्षी 18-19 वर्षों से भारतवर्ष में नहीं दिखाई दिया है, या हम कह सकते हैं कि साइबेरियन क्रेन भारत में अब विलुप्त हो चुका है। लंबी टांगों, लंबी गर्दन और लंबी तथा नुकीली चोंच वाले सारस पक्षी का पूरा शरीर श्वेताभ स्लेटी रंग अर्थात हल्के भूरे रंग की परों से ढका होता है, जबकि इसके पंखों के शीर्ष भाग के पर गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं। इसके सिर और गर्दन का ऊपरी भाग लाल रंग का होता है जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है और प्रजनन काल के दौरान इसके सिर और गर्दन का लाल रंग और भी चटकीला हो जाता है। इसके सिर का बिल्कुल ऊपरी भाग हल्के सफेद रंग का होता है तथा इसकी आंख के पीछे भी एक हल्के सफेद रंग का धब्बा होता है, जबकि इसका पैर हल्के गुलाबी रंग का होता है। इसके पंखों का फैलाव 2.5 मीटर का होता है, जबकि एक वयस्क नर सारस की स्टैंडिंग हाइट 1.8 मीटर होती है और यही विशेषता इसे विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी बनाता है। इसका वजन 5 से 12 किलोग्राम तक का होता है। वैसे देखने में तो यह पक्षी बगुलों या हिरन के समान दिखाई देता है, लेकिन बगुलों के विपरीत उड़ते समय सारस अपनी लंबी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखता है, जबकि बगुले उड़ते समय अपनी गर्दन को पीछे मोड़ के रखते हैं। उड़ते समय सारस के पंख के शीर्ष भाग के काले धब्बे बिल्कुल अस्पष्ट दिखाई देते हैं। सारस पक्षी के बारे में एक खास बात यह भी है कि इस पक्षी के पैर और चोंच एक साथ एक लय में साथ साथ चलते हैं। सारस पक्षी जो खुले आर्द्र भूमि, दलदली जमीन, बाढ़ वाले क्षेत्र, तालाब, झील और धान की खेती वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये जल की गहराई वाले क्षेत्रों में नहीं जाते हैं, बल्कि कम पानी वाले क्षेत्रों में ही रहकर अपने भोजन की तलाश करते हैं। वैसे सारस सर्वाहारी या आम्निवोरस होता है जो भोजन के रूप में पौधे की जड़ों, फल, फूल, बीज तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों और छोटी मछलियों इत्यादि को लेता है। इस पक्षी के साथ एक और अच्छी बात यह है कि सारस
स्वच्छ पर्यावरण का सूचक होता है, अर्थात सारस उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ का पर्यावरण साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त होता है। झुंड में नर और मादा सारस की पहचान करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि नर और मादा में बाहरी बनावट के आधार पर कोई अंतर नहीं होता है। जबकि जब ये पक्षी जोड़े में होते हैं उस समय नर और मादा को उनकी लंबाई में अंतर के आधार पर आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि नर सारस मादा से अपेक्षाकृत बड़ा होता है। सारस जब प्रजनन नहीं कर रहे होते हैं तो वे झुंड में रहना पसंद करते हैं तथा झुंड में रहकर ही ये अपने साथी की तलाश करते हैं। नर सारस मादा के आसपास तरह तरह की भाव भंगिमा बनाकर अपने पंखों को फैलाकर फुदकता है तथा कई तरह की आवाज़ें निकालता है और मादा को रिझाता है। प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाने के बाद अर्थात जोड़ा बना लेने के बाद नर और मादा सारस अपना झुंड छोड़ देते हैं। झुंड छोड़ने के बाद जोड़े के दोनों सारस एक सुरक्षित जगह की तलाश शुरू करते हैं। जमीन के तल से थोड़ी ऊंची, पेड़ पौधों से घिरी और जल स्रोत के नज़दीक कोई जगह मिलने पर या पानी से भरे धान के खेतों में ये अपना घोंसला बना लेते हैं। घोंसले के लिए ये घास, पत्तों, तिनकों एवं सरकंडों का इस्तेमाल करते हैं। इनका घोंसला पानी में एक छोटे से द्वीप के जैसे दिखता है। घोंसले के निर्माण के साथ ही सारस के ये जोड़े जो अब प्रजनन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ये जोड़े अब काफ़ी टेरिटोरियल हो जाते हैं, अर्थात ये जोड़े अब अपने टेरिटरी या उस क्षेत्र की रक्षा के लिए काफ़ी आक्रामक और सुरक्षात्मक हो जाते हैं जहां ये घोंसला बनाते हैं और इस क्षेत्र में अपनी ही जाति के घुसपैठियों के प्रति काफ़ी सजग रहते हैं और इस प्रकार दूसरे सारसों को इस प्रेमी सारसों के क्षेत्र में आने की इजाज़त नहीं होती है। अगर कोई मनचला सारस इनके क्षेत्र के आसपास दिख जाए तो ये प्रजनन जोड़े एक साथ अपनी गर्दन को ऊपर करके जोर से आवाज़ें निकालते हैं या चिल्लाते हैं। चूँकि जोड़े के दोनों सारस एक साथ आवाज़ निकालते हैं इसलिए इनकी इस आवाज़ को यूनिसन कॉल या डुएट्स कहा जाता है। इस आवाज़ का उद्देश्य अपने क्षेत्र रक्षा के लिए वार्निंग या चेतावनी देना होता है। इसके बाद भी यदि कोई घुसपैठिया जैसे कोई दूसरा सारस या कोई दूसरा जानवर इनके क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो फिर जोड़े का नर सारस उसे चुनौती देते हुए युद्ध करता है और हर हाल में अपने क्षेत्र, अपने घोंसले और अपनी मादा साथी की रक्षा करता है। बरसात के मौसम के दौरान अर्थात जून से सितंबर के मध्य इनका मुख्य ब्रीडिंग सीजन होता है और इसी समय ये प्रजनन करते हैं। प्रजनन के दौरान इनके शरीर में बढ़े हुए हार्मोन के कारण इनके सिर और गर्दन का ऊपरी भाग जो कि लाल रंग का होता है अब और सुर्ख चटकीला हो जाता है। नर और मादा के मिलन से पहले नर सारस आसमान की तरफ अपनी चोंच को उठाकर आवाज़ें निकालता है। मादा यह पुकार सुनकर वैसे ही आवाज़ें दोहराती है। यह सब बहुत ही सलीके से होता है। धीरे धीरे इनकी आवाज़ें तेज होने लगती है और ऐसा लगता है कि दोनों साथ साथ कोई प्रेम गीत गा रहे हों और इसी कारण इनकी इस तरह की आवाज़ों को यूनिसन कॉल या डुएट्स या बॉन्डिंग कॉल भी कहा जाता है। इस समय नर और मादा दोनों ही काफ़ी एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। इस दौरान नर और मादा दोनों ही अपने पंखों को फैलाकर फुदकते हुए जमीन पर गोल गोल घूमते हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लेना चाहते हों। इस बेहद मनमोहक कोर्टशिप रिचुअल या प्रेमालाप व्यवहार के बाद दोनों का मिलन होता है और इसके बाद मादा अपने घोंसले में 2 अंडे देती है। दोनों अंडों के बीच लगभग 48 घंटे का अंतर होता है। अंडे को सेने या इनक्यूबेट करने का कार्य मादा ही करती है, जबकि नर हर समय अपनी मादा, अंडे तथा घोंसलों की सुरक्षा में तैनात रहता है। मादा अंडों के ऊपर बैठकर अपने शरीर की गर्मी से 28 से 30 दिनों तक सेने का कार्य करती है। 28 से 30 दिनों के पश्चात अंडों में से बच्चे निकलते हैं। अंडों में से बच्चे निकलने के तुरंत बाद ही ये चूजे अपने माता पिता का अनुसरण करने लगते हैं और लगभग 1 साल तक ये अपने माता पिता के साथ रहते हैं। फिर लगभग 1 साल बाद ये अपने माता पिता को छोड़कर सारसों के गैर प्रजनन झुंड में शामिल हो जाते हैं। सारसों के गैर प्रजनन झुंड वेटलैंड एरिया या आर्द्रभूमि में ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि सारस के प्रजनन जोड़े जो कि टेरिटोरियल बर्ड भी कहलाते हैं, ये पानी से भरे हुए धान के खेतों में ज़्यादा पाए जाते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो सारस के जोड़े अगले प्रजनन काल में उसी नेस्ट साइट पर आकर
पुनः घोंसला बनाते हैं। मित्रों, इंसान अपने जीवन साथी के लिए वफादारी और प्यार की तमाम कस्में खाते हैं, और जो व्यक्ति इससे अलग सोच रखते हैं और अपने जीवन साथी के प्रति वफादार नहीं होते हैं तो उनकी तुलना जानवरों से की जाती है। और सच भी है, जानवरों में मोनोगैमी या एक निष्ठा बहुत कम होती है, अर्थात अधिकांश जानवर हर प्रजनन काल में अपने साथी को बदलते रहते हैं। इसके विपरीत पक्षियों के संसार में ज़्यादा प्रेम और वफादारी देखने को मिलती है। और आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि सारस सहित लगभग 90% पक्षी मोनोगैमस या एक विवाही होते हैं, जो जीवन भर एक ही साथी में विश्वास रखते हैं। और सारस तो अद्वितीय प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, लेकिन अब सारसों में भी तलाक तथा साथी को बदलने जैसी घटनाएं होने लगी हैं। जी हाँ मित्रों, वैसे तो सारस जीवन भर के लिए जोड़ा बनाते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से यदि जोड़े का एक साथी मर जाता है तो दूसरा साथी उसके वियोग में अपने प्राण नहीं त्यागता है, बल्कि वह सारसों के गैर प्रजनन झुंड में शामिल हो जाता है और फिर वहां से दूसरा साथी चुनता है। इसी तरह यदि सारस के जोड़े संबंध बनाने में सक्षम न हो तभी भी इनका संबंध विच्छेद या तलाक हो जाता है और ये पुनः गैर प्रजनन झुंड में शामिल होकर अपने दूसरे साथी की तलाश करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में अब प्रजनन योग्य सारस के जोड़े जो कि काफ़ी टेरिटोरियल होते हैं, मतलब ये जोड़े अपने क्षेत्र में दूसरे सारस को आने की अनुमति नहीं देते हैं। ये जोड़े अब एक तीसरे युवा सारस जो कि प्रायः नर होता है उसको अपने क्षेत्र में प्रवेश भी देते हैं और अपने साथ रखते भी हैं। और इस प्रकार ये तीन तिगड़ी या ट्रायोस के रूप में रहते हैं तथा अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए वार्निंग साउंड या चेतावनी वाली आवाज़ तीनों साथ मिलकर निकालते हैं, जिसे अब यूनिसन काल न कहकर ट्राइएट्स काल कहा जाता है। ट्राइएट्स आवाज़ें ये उस समय भी निकालते हैं जब वास्तविक जोड़े के दोनों सारस अपने कोर्टशिप रिचुअल या प्रेमालाप व्यवहार में होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तीसरा युवा साथी वास्तविक जोड़ों के साथ वो सभी काम करता है जो वो करते हैं, लेकिन वह मादा के साथ संबंध नहीं बनाता है। तीसरा साथी वास्तविक जोड़ों के अंडे तथा बच्चों की देखभाल करता है तथा उनकी अनुपस्थिति में हर तरह से उनके चूजों की रक्षा करता है। इस प्रकार यहाँ तीसरा साथी एक हेल्पर के रूप में काम करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार तीसरा युवा साथी हेल्पर होने के साथ साथ पेरेंटिंग और क्षेत्र रक्षा की कुशलता को भी सीखता है। मित्रों, सारस पक्षी में होने वाले इन व्यवहार परिवर्तन जैसे संबंध विच्छेदन, तलाक तथा साथी बदलना और प्रेमी युगल के बीच तीसरे साथी का प्रवेश, इन सभी परिवर्तन का मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज या वातावरण में होने वाले परिवर्तन तथा इनके प्राकृतिक आवास के लगातार कम होने के कारण इनकी संख्या में जो भारी गिरावट आई है, इसकी वजह से यह समझदार पक्षी अपने अस्तित्व को लेकर गंभीर और चिंतित है और अपने प्रजनन दर को मेंटेन रखने के लिए तथा अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने साथ ये हर तरह का परिवर्तन कर रहे हैं। मित्रों, जहाँ तक मेरा मानना है कि चाहे वो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हों या वर्तमान का आरिफ जिसने भी सारस पक्षी के साथ दया और करुणा के भाव दिखाए हों, उसको प्रकृति ने नाम और प्रसिद्धि दोनों दिया है। आपकी थोड़ी सी फसल बर्बाद भले ही हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन इस पक्षी को आप अपने खेतों से न भगाएं तथा इसके अंडे, बच्चे और घोंसलों की सुरक्षा करें तथा उन्हें किसी भी तरह से क्षति न पहुंचाएं, क्योंकि आम जन की भागीदारी के बिना इस पक्षी के संरक्षण के कोई भी उपाय कारगर नहीं हो सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस पक्षी को बचाने की मुहिम में आप अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित करिए। जय हिंद।